तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर। और आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है, एक ऐसे मेहमान जिनका जिक्र बार बार आपने मेरी गुफ्तगू में, मेरी बातचीत में, मेरे इंटरव्यूज़ में सुना होगा। आज हमारे साथ रोशन तकी साहब हैं, लखनऊ के बहुत मशहूर हिस्टोरियन हैं। और जब मैं लखनऊ के हिस्टोरियन कह रहा हूँ तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो लखनऊ में रहते हैं और हिस्टोरियन हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि लखनऊ की हिस्ट्री पर जो उनका काम है वो बहुत मुस्तनद है, बहुत प्रामाणिक है और बहुत बड़ा काम है। और मैं इसलिए मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये मौका बहुत फ़ख्र का है कि जिन लोगों ने मुझे बनाया है, जिन्होंने मेरे जहन की तामीर की है, जिन्होंने आगे बढ़ाया है, उनमें से रोशन तकी साहब हैं, मेरे गुरु हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि आज के दौर के लखनऊ में, लखनऊ पर लिखने वालों में अगर कोई सबसे बड़ा, सबसे प्रामाणिक, सबसे मुस्तनद नाम है तो वो रोशन तकी साहब हैं। और मैं इसलिए भी ये सब बोलना चाहता हूँ क्योंकि रोशन तकी साहब ख़ुद अपने बारे में ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हूँ, मैं इसीलिए हूँ कि मैं सबको ये बता पाऊँ कि मुझे भले ही कुछ ना आता हो, लेकिन मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं बहुत बड़े लोगों के साथ बच्चा बनकर बैठा हूँ। तो सर, आपका बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपसे तो हमेशा ही बात लखनऊ को लेकर होती रहती है, बस आज ये है कि आज हमने कहा कि कुछ हिस्सा रिकॉर्ड भी कर लिया जाए। एक जो बुनियादी बात है, क्योंकि आपसे तो इतनी सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर 2-3 सवाल मैं पूछूंगा जो मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी वो जानना चाहेंगे इस बारे में। सबसे पहली बात तो जो ये बात कही जाती है कि लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का मरकज़ है, तो पहली बुनियादी बात तो ये है कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, आपके नज़दीक इससे क्या मुराद है, एक बात। और इस जवाब को और आगे बढ़ाते हुए लखनऊ का उसमें क्या रोल है, या लखनऊ के उसमें किस तरह की मौजूदगी है, यानी लखनऊ में किस तरह का माहौल है जो ये बात सादिक आती है लखनऊ पर कि लखनऊ जो है मरकज़ है गंगा जमुनी तहजीब का। कुछ अगर आप उदाहरण दे पाएँ, कुछ मिसालें दे पाएँ, कुछ रीति रिवाज, कुछ घटनाएँ, कुछ वाक़े, तो वो भी, तो दोनों चीज़ें। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ बोलूँ। वैसे मैं तो किसी काबिल हूँ नहीं, लेकिन ये कि अगर आवाज़ अपनी दूसरी जगह तक पॉजिटिवली पहुँचाई जा सके तो उसके लिए कोई बुराई भी नहीं है। आपने जो सवाल पूछा उसके 2 पहलू, एक तो उसका हिस्सा है उसकी तारीख़, उसकी हिस्ट्री का, और दूसरा उसका जो पालन किया गया या जो उसकी तरीक़ाकार है। तो अगर हम गंगा जमुनी तहजीब की तारीख़ या हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊं, अभी मैंने कई प्रोफेसर साहिबान को ऑनलाइन लेक्चर हुआ था, उन्होंने सवाल पूछा था तो उन्होंने जवाब भी दिया। देखिए, जब सबसे पहले यहाँ बुरहानुल मुल्क आए नवाब वज़ीर बनकर, तो उन्होंने पहला काम ये किया कि यहाँ के जो लोकल, यहाँ के जो बाजपेयी हजरात, जो राय हजरात, जो कायस थे, उनको अपने नज़दीक बुलाया और उनको अपना कॉन्फिडेंट बनाया। और वो लोग भी इतने कॉन्फिडेंट रहे कि लास्ट तक, वहाँ से लेकर 80 साल तक, फैज़ाबाद से लखनऊ तक अगर आप देखें तो बहुत विश्वसनीयता रही। तो बुरहानुल मुल्क के बाद जब सफदरजंग यहाँ के बने वज़ीर, तो उस ज़माने में सफदरजंग के जो नायब थे वो उनके बड़े विश्वसनीय, बहुत ही भरोसे के आदमी थे, नवल राय। तो राजा नवल राय को, जब सफदरजंग तो ज़्यादातर रहते थे वहीं दिल्ली में, तो राजा नवल राय को पूरी पावर्स, पूरी ताकत उन्होंने दे रखी थी इसको एडमिनिस्टर करने के लिए। तो दिल्ली के जो बादशाह था उस ज़माने मोहम्मद शाह, उसने इनको ऑफ़र दिया सफदरजंग को अजमेर की भी जागीरदारी, ताल्लुक़दारी। तो इन्होंने ये कहा, गुजारिश की कि अजमेर और अवध में बड़ा दूरी है, ज़्यादा बेहतर होगा, मैं गुजारिश करता हूँ बादशाह से कि वो अगर कड़ा
मानकपुर हाँ। और इलाहाबाद की भी मुझे वजारत दे दें तो अवध से बिल्कुल मिला हुआ है। तो चुनांचे मोहम्मद शाह रंगीले ने वहाँ से हुक्म किया और सफदरजंग को कड़ा इलाहाबाद, कड़ा मानकपुर और इलाहाबाद की भी वजारत मिली। उस वक्त उन्होंने एक ख़त राजा नवल राय को वहाँ से लिखा और उसका बहुत बड़ा वो फारसी में है और नेशनल लाइब्रेरी दिल्ली में मौजूद है, वो देखा जा सकता है। 20-25 साल पहले मैंने देखा था। तो उसमें उन्होंने ख़त में यही लिखा है कि मैं आपको और आपकी जो खिदमत हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको राजा का खिताब अता करता हूँ और जिस तरह का माहौल और एक ऐसा माहौल कि जहाँ दोनों कम्युनिटीज़, जैसे दोआबा में गंगा और जमुना, वैसे अवध में दोनों धाराएं मिलकर चल रही हैं और उनकी तहजीब इस तरह है कि जैसे रस्सी के बल, ये जुमला है, उनकी तहजीब ऐसी है जैसे रस्सी के बल। तो हम इस गंगा जमनी तहजीब की विरासत आपको सौंपते हैं और उम्मीद है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद से राजा नवल राय ने इसी बात पर काम की और सफदरजंग के बाद जो भी लोग यहाँ नवाब वजीर आए उन्होंने इसको बरकरार रखा और इसी तरह से वो तारीख में गंगा जमनी तो लफ्ज़। आप तो गोया आप ये कह रहे हैं कि गंगा जमनी का ये जो लफ्ज है ये सफदरजंग का जो खत था उसका वो जो राजा नवल राय को लिखा गया था उसमें पहली बार कोट किया गया है ये, और वहीं से तारीख में वहीं से शुरुआत हुई है। उसके बाद जो इनोवेशंस हुए हैं नवाबी स्तर के ऊपर, नवाबी लेवल के ऊपर या अवाम के लेवल के ऊपर, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल किया। चुनांचे कहीं भी दो चीज़ों को मिलाकर जब तीसरी चीज़ बनाई जाने लगी तो कहा गया ये तो पहचान है अवध की, गंगा जमनी। सोने को चांदी से मिला दिया तो उन्होंने कहा भाई ये तो गंगा जमनी, कहीं और अवध के बाहर आपको कोई भी चीज़ मेटल मिलेगा कोई गंगा जमनी नहीं कहता है। जैसे बर्तन अय्यागंज में हम रहने वाले तो वहाँ तो बर्तनों के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि जो लखनऊ की मशहूर चीज़ है मुहर्रम, मुहर्रम में जो अलाम वो सब चढ़ाए जाते हैं उस तक में ये है कि वो कहते हैं ये चांदी का है, ये सोने का है, ये क्या है, ये गंगा जमनी है, यानी चांदी का आलम है और उस पर सोने का मुलम्मा है। हम भी यही समझते थे, हमसे जब कोई पूछता था गंगा जमनी तो हम यही बताते थे कि वो बर्तन में हमने सुना पहली बार। तो और वही नहीं, अब दूसरा चीज देखिए जी, तहजीब जब ये आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि यहाँ जितनी भी जो सरदारान थे यानी जो कि नवाब वजीर थे, उनकी फैमिलीज थी, उनकी जो कुर्बत थी, नज़दीकियाँ थी, वो राजपूतों से बहुत थी। यहाँ से पहले जो राजपूतों से नज़दीकियाँ थी वहाँ दिल्ली में, और यहाँ अवध में राजपूत बहुत थे, तो उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड भी करते थे नज़दीकियाँ। तो जो हाई लेवल यानी वजारत की जो फैमिलीज थी, नवाब वजीरों की घर वाले थे, परिवार थी, फैमिलीज थी, उन लोगों की कुर्बत नज़दीकियाँ राजपूतों से हो गई। ये यहाँ जागीरदार थे, ताल्लुकेदार थे, तो उनकी बहुत सी चीज़ें यहाँ के अवध वालों ने, जो मुसलमान आए थे, उन्होंने उनकी अडॉप्ट कर ली। मैं आपको बताऊं जी, हैरत अंगेज चीज़ हम ये चाहते हैं कि आप विस्तार से बताएं वो मिसालें, वो उदाहरण, वो रीति रिवाज, वो किस्से, क्योंकि जहाँ आमतौर पर जब बात होती है तो बात यहीं तक महदूद हो जाती है। हम भी यहीं तक महदूद रह जाते हैं कि भाई मुसलमानों ने जो है मंदिर बनवाए और नवाबों ने मस्जिदें बनवाई, मुसलमानों ने मंदिर बनवाए और हिंदुओं ने इमामबाड़े बनवाए, या इस तरह की जो चीज़, या मुहर्रम की बात हो जाती है ज़्यादा, या बड़े मंगल की बात हो जाती है। लेकिन ये बड़ा मंगल, मुहर्रम और इमारतें छोड़कर जो और मिसालें हो सकती, ये जो आप बता रहे हैं ये तो आपने रिजल्ट देखा है, न्यू क्या है, जहाँ से इस पेड़ को या इस तने को जितना मजबूत आप देख रहे हैं, इसकी जड़ें कहाँ हैं? जी, इसकी जड़ें हैं उस सामाजिक बदलाव में। जी, एक समाज की, मुसलमानों की वैल्यूज को उन्होंने अपनाया राजपूतों ने जी, और राजपूतों की जो सामाजिक वैल्यूज थी उसको मुसलमानों ने अपनाया। तो वो जो मिल के वैल्यूज बनी, जो कदरें बनी, उन कदरों का ही नाम उसमें आप अगर देखें तो पूरी झलक उस तहजीब की है जिसको अवध की तहजीब कहते हैं। न वो
पहचान है हिंदू की, न वो पहचान है मुसलमान उदाहरण की। देते रहे। वो उसकी ये पहचान मैं आपको बताऊं, बहुत मोटी सी, बहुत अच्छी। आप देखिए अवध की जितनी पुरानी फैमिलीज हैं, मैं खुद अपनी हाँ, फैमिली से बिल्कुल, बताता हूँ बिल्कुल। कि आप किसी फैमिली में चले जाइए, आपको माँ को कहते हैं हाँ भावो। ये भावो लफ्ज कहाँ से आया? ये राजस्थानी है, राजपूत। राजपूत अपने परिवार में जो सबसे बुजुर्ग औरत होती थी उसको भावो कहते थे। यहाँ भी वही सिस्टम हुआ। नवाबों ने अपने घर में जो सबसे बुजुर्ग औरत होती थी, चाहे माँ हो, चाहे बड़ी फूफी हो, चाहे वालिद की वो हो या बड़ी दादी हो, उसको क्या कहते थे? भावो। आज तक सिस्टम चल रहा है। मैं खुद अपनी माँ को भावो कहता था, अभी उनकी डेथ हुई 2010 में। और हम यहाँ जितनी भी पुरानी फैमिलीज हैं, अगर आप देखें, ये कहाँ से आया? चूड़ियाँ पहनने का। चूड़ियाँ कहाँ से आया? चूड़ियाँ किसी भी, ना मुगलों के यहाँ है, ना मुगलों के यहाँ है, ना निज़ामों के यहाँ है, ना कहीं नहीं है। सब जगह यहाँ की बात शुरू हुई है, दिल्ली में भी, हैदराबाद में भी। चूड़ियाँ राजपूतों में यहाँ से यहाँ तक चूड़ियाँ हुई। यहाँ के राजघराने ने उसको अपनाया। तो राजघराने को देखकर जो आम जनता थी, आवाम तो थी, पावर जैसा करती है वो वैसे बिल्कुल। इसी तरह से लिटरेचर में, साहित्य में, उस जमाने की जो मेन लैंग्वेज थी, शासन की लैंग्वेज थी, वो थी फारसी। फारसी। यहाँ के नवाबों ने कहा ना, फारसी नहीं चलेगी, ये हमारे भाई हैं, अवध की जो जबान है वो आना चाहिए इसमें। चुनांचे बड़े बड़े शुअरा, बड़े बड़े अदीबों, साहित्यकारों जो भी उस वक्त थे, उनसे सबसे कहा गया कि आप इसको दुल्हन बनाइए, अवध की जबान को। तो उन्होंने उसको अपनाया। जो अवध की लोक भाषा थी, उसमें जो अच्छे लफ्ज थे उनको ले लिया, और जो इधर उधर भी थे उनके भी थोड़े थोड़े पर काट के, थोड़े तराश के, लोग पर दुरुस्त करके उसको भी इस्तेमाल किया। जैसे एक बहुत नौबस्ता के बारे में मशहूर है कि वहाँ बहुत ट्रांसलेशंस रामायण के हुए, बहुत उर्दू में 7 या 8। हाँ हाँ, रामायण नौबस्ता मशहूर था, मशहूर था। नवल किशोर ने छापे हैं कई उनके नौबस्ता के दौर। तो इस तरह जो समाज की जितनी, अच्छा अब तीसरी बात आई है, बस आखिरी बात बताते हैं, बहुत लंबा लेक्चर है। तीसरी बात जो आपकी यहाँ की कदरें हैं, जो आपके फेस्टिवल्स हैं, जो आपके रिचुअल्स हैं, जो आपके त्योहार हैं, या आप कहें शादी ब्याह, अगर आप उसको देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक मिसाल लेते हैं शादी की। आप लखनऊ की या लखनऊ वाले की अगर कहीं बात भी होगी, शादी आप देख लीजिए, और लखनऊ वाले में चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आप देखिए कहीं भी इतना, कहीं मांझा होता है? कहीं भी पूरे उत्तरी भारत में या दक्षिण, कहीं मांझा होता है? नहीं होता है। यहाँ होता है, इधर मांझा होता है, उधर तेल चढ़ाया जाता है वही चीज। अच्छा, नाम रख दिया, स्टेप वाइज स्टेप, हल्दी लगती वही मांझा है। हल्दी का है, इसको लफ्ज दे दिया बुटना, बुटना बना लेते हैं हल्दी का। उपटन से, उपटन का ही उर्दू में लफ्ज है बुटना, मांझा। उसके बाद साचा, यानी यहाँ से क्या जा रहा है, मिठाई तरकारी। उसके बाद ब्याह, शादी। इस्लाम में, मुसलमानों में शादी का, आप दिल्ली की पूरी शादियाँ उठा दीजिए कि अकबर के ज़माने से आज तक की, आपको नहीं मिलेगी। आप यहाँ की शादी देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं, कहाँ ये तक तो अवध की शादी है। बिल्कुल। और मीर अनीस की जैसे बात होती है, उनका वो बहुत मशहूर जो उनके मिसरे हैं कि या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे, संदल से मांग, बच्चों से गोदी भरी रहे। अब आप देखिए, मांग भरने का, मांग भरना तो है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। और अनीस का तो कहा ही जाता है कि उनके यहाँ वो वाकया भले ही करबला का हो, लेकिन ऐसा लगता है कैरेक्टर सब अवध, सब बल्कि हम आपको बताएं, जॉइंट फैमिली की जो कदरें हैं वो दिखाई देंगी। बल्कि हम आपको बताएं, जो कुछ फैनेटिक टाइप के लोग पैदा हो गए हैं, उन्होंने मीर अनीस के ऊपर एतराज बहुत किए हैं कि इन्होंने तो बस ये है कि लखनऊ की वो लिख दिए। तो उनको ये नहीं मालूम कि उनके ये कहने से इस बात को तक़वियत पहुंचती है, ताकत मिलती है कि जो हमने किया, जो अवध वालों ने किया, वो मुस्तनद था, मुस्तनद है, और वही पहचान है। बहुत बढ़िया। तो सर कभी इस पर डिटेल में भी बात करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत लंबा मौजू है। एक चीज़ जो हम ज़रूर पूछना चाहते थे आपसे ऑन द रिकॉर्ड, हम तो ऐसे बात करते रहे हैं आपसे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को
कि वाजिद अली शाह ने जंग नहीं की क्योंकि वो तो अय्याश थे और वो उनको अपने राग रंग से फुर्सत नहीं मिलती थी, झूठे किस्से कि भाई जूता पहनाने वाला नहीं था। तो आप ज़रा वो सही कंटेक्स्ट बताएं कि वो जंग क्यों नहीं कर सकते थे। जैसे हमें तो ये पता है कि वो जंग कर ही नहीं सकते थे, वो इस स्थिति में ही नहीं थे। दूसरी बात कि ये जो प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाया अंग्रेज ने कि वो एक नाकाम शासक थे जिनसे जनता जो है वो खुश नहीं थी, उसमें नासूदगी थी जनता में, क्योंकि वो रिपोर्ट पूरी तैयार की, उस तरह झूठी रिपोर्ट किस तरह से वो आपको पता है। तो ज़रा आप उसको बताएं कि ये जो प्रोपेगेंडा है इसको ज़रा उघाड़ें, इसको आप ज़रा बहुत बड़ा टॉपिक है। फास्ट हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन बहुत ही कम अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि समझाने के लिए वाजिद अली शाह एक ऐसे शख्सियत का नाम है जिसने अच्छा या बुरा कुछ भी हो, उसने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ओपन करके रख दी। यानी अच्छाई भी लिख दी, मुझ में यही अच्छाई है, ये बुराई है। और जिन लोगों ने उनकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी या उनकी खुद अपनी लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो सब अंग्रेज़ों के इस प्रोपेगेंडा में आ गए जो आपने भी बताया। असलियत ये है कि वाजिद अली शाह को उससे कोई ज़्यादा शौक़ नहीं था शासन से या बादशाह बनने से, लेकिन उनको बादशाह बनाया गया तो बन गए। लेकिन उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने बादशाह 3 बातों की। पहली बात तो ये कि कोई एक फ़कीर भी ये नहीं कह सकता कि वो भूखा सोया हो मेरे राज्य। और जिस समय उनको एनेक्सेशन हुआ है, अवध को अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिला लिया अपने डोमिनियन में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह ये गवाह है कि मैंने 3 बातों पर शासन किया हुकूमत की। एक ये कि मेरी उसमें कोई भी शख्स चाहे फ़कीर क्यों ना हो वो भूखा नहीं सोया। मैंने खुद जा के लोगों को भेज के दिखाया रातों को कि कोई भूखा तो नहीं है। दूसरी बात ये कि मैंने ये ज़रूर किया कि थोड़ा सा जो इस्लामिक कंसेप्शन था उससे हट के काम किया, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ पर लोकल जो तरीक़ा है वो ज़्यादा अच्छा है, एक ऐसा नेटवर्किंग का कि गंगा जमनी तहजीब और मजबूत हो सके। तो उन्होंने ऐसे ताने बाने बुने कि ये मजबूती और हो जाए और उसमें आगे के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो लेकिन आवाम के लिए वो फ़ायदेमंद हो। तो आमतौर से ये मशहूर है कि उनकी 365 बीवियाँ थीं या वो बहुत अय्याश थे, लेकिन अगर आप ख़ुद उनकी लिखी हुई जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, कई हैं, फ़ारसी में हैं, उर्दू में हैं, उनको आप पढ़ें तो 3 बातें साफ़ होती हैं। पहली बात तो ये कि उस शख्स ने ये लिख दिया साफ साफ कि मेरी कितनी बीवियाँ थी, एक एक चीज़, यानी नाम उस बीवी का, वो कहाँ से थी, वो निकाही थी या मुताही थी, उससे मेरे कितने बच्चे हुए, उनके नाम क्या क्या है, अब वो इस वक्त कहाँ हैं, लखनऊ में हैं या कलकत्ते में हैं या कहीं और हैं या नेपाल में हैं। और उसके बाद उन्होंने लास्ट में अगर आप उनकी वो किताब देखें बनी या हुस्न अख्तर, उससे आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि उस शख्स ने जितना लिखा है उसको मानना चाहिए, ना मानने की कोई वजह नहीं, क्योंकि जब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ तो आप उस पर कितना एग्जैजरेट करेंगे, तो उस पर भी उसकी 50-52 निकाही मुताही मिला के, और उस पर निकाही जो निकाह जिनसे किया था वो 2 ही थी, शेष सब बाकी सब मुताही। तो ये बात समझ में आती है। और तीसरी बात ये जो उन्होंने हुस्न अख्तर में लिखा है कि मेरे पास तकरीबन 2 लाख की फ़ौज है और बहुत मजबूत फ़ौज है, अगर मैं लड़ना चाहता तो कम से कम 10 साल आराम से लड़ता। वो अपने उसमें लिखते हैं और नविश्त में, नकी जंग पर बावजूहात चंद बयां मैं करूं तुझसे ऐ अर्जुमंद, अगर जंग करता तो 10 साल तक, मगर आखिरत थी शिकस्त व हतक। क्यों? जंग का पहला ही फन है फरेब, जंग का पहला ही फन है फरेब,
मैं ठहरा सैयद मुझे कहा नसीब। यानी आगे उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि मेरी शराफत और मेरे सिधापे की वजह से मेरे चारों लोग हैं वही मुझसे वो करने लगेंगे और मुझको हरवा देंगे। अली नकी ने तो यही इशारा भी थे। हाँ, बिल्कुल। अली नकी जैसे बहुत से थे, उनकी कई बीवियां ऐसी थी, कई अहलिया ऐसी थी जिनके भाई यानी जिनको वहाँ से ये पता चला था कि भाई सारी खुदा एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ, है ना। तो जोरू का जो भाई, उन लोगों ने जो यहाँ के ऊपर कॉलर खड़े कर लिए थे और अस्तीनें चढ़ा ली थी, उसकी वजह से उनको मालूम हो गया था कि लड़ने को तो मैं 10 साल लड़ लूँगा, लेकिन आखिर में क्योंकि ये मक्र और फरेब जो है उसके पहले वो एक वाक़या देख चुके थे। जब वो बीमार पड़े तो किस तरह से लोगों ने उनको बेवकूफ़ बनाया, यानी जिन्नात बन के एक साहब आ गए और एक मकान के मंसूर नगर में 2 छत्ती में बैठ के उससे बात की और कहा कि तुमको ये है बीमारी, तुम्हारे पास जिन्नात का साया है और ये है। बाद में जब वो राज खुला तो खैर उनको बुलाया गया, बादशाह उनको सज़ा भी दी, शहर बदर भी किया, लेकिन इससे उनको ये अंदाज हो गया कि मेरा दोस्त कोई नहीं है। मेरे जो ऐश, अंग्रेजों का भी उन पे कब्जा बहुत बड़ा कब्जा था, मतलब मैं उसी पर आ रहा हूँ, खुद मुख्तार इंसान नहीं थे पॉलिटिकली, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो जब उनको ये एहसास हो गया कि मेरे दाएं बाएं वाले ही इनर सर्किल जो है वही मुझे दगा देंगे, वफादारी कर जाएंगे, तो जंग से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात ये जो आउटर सर्किल था पॉलिटिकली, देखिए शुजाउद्दौला के बाद से ही ये अंदाज हो गया था, खुद नवाबीन जब सादत अली खान ने वो मुआहदा कर लिया था, आधी से ज्यादा दे दिया अपना, फौज भी उन्होंने बिल्कुल मान लिया पूरी तरह से, फौज नहीं रखी, और इसके अंदर रेजिडेंसी में जो फौज उतरी रही थी उसकी मेंटेनेंस की सब कुछ। तो वालिद साहब को ये अंदाज था कि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सर्किल है वो पूरी तरह से घेरे हुए है। सामान मूव करने से लेकर कंस्ट्रक्शन तक तो इजाजत लेनी पड़ती थी, एक एक चीज लिख करके खत, और इतनी पावर नहीं थी बादशाह को यहाँ के कि वो एक एम्प्लॉय को, एक आदमी को नौकर रख सकता था। तो केवल नाम के इसीलिए थे कि भाई खाओ पियो। और अंग्रेज़ों ने फिर ये प्रपोजल भी रखा था कि जब एनेक्स किया है अपने अवध को, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत से मिलाया था, तो उन्होंने ये करा कि भाई आप रहिए बादशाह जैसे आप हैं, आपको कोई पावर्स नहीं रहेगी और आपको 12 लाख रुपया पेंशन मिलती रहेगी, खाते पीते रहिए। लेकिन यहाँ के ऊपर जो है वाजिद शाह का वो एक जागा कि नहीं, आप कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से चला जाना बेहतर है। तो यहाँ से वो 1856 में 13 फरवरी को सब कुछ छोड़कर और बड़ी इमोशनल अंदाज में यहाँ से गए। और ये जो बात है कि पब्लिक खुश नहीं थी, तो जो लोकगीत हैं उनके नायक बन गए वाजिद अली शाह, वो तो तभी बन सकते हैं मास लेवल पे जब जनता बिल्कुल जुड़ाव महसूस करती है। ऐसा लोग रोए हैं, इस तरह रोए हैं कि वाजिद अली शाह के जाने के 70-75 वर्षों के बाद भी, आपने बताया था जी, 75-70 वर्षों के बाद भी जोश मलियाबादी ने अपनी बायोग्राफी में खुद अपनी जगह का, अपनी मलियाबाद का ये घटना लिखी है कि मैंने देखा कि किस तरह जब बरसात का मौसम सावन आता था तो मैं उनकी जो एक नौकरानी थी, बुढ़िया बहुत, बूढ़ी के ज़माने की वाजिद शाह की, तो वो फुहार जब सावन की गिरती थी तो वो आंगन में जाके बैठ जाती थी और मिट्टी पर हाथ मार मार के ये गाती थी, तोरे बिना बरखा ना सुहाए ओ कलकत्ते वाले जूया अल्लाह तुम्हें लाए। या वो जो हजरत जाते हैं लंदन हम पर कृपा करो रघुनंदन, बहुत है ऐसी चीज़ें। और ख़ुद उन्होंने आज जो मशहूर है सारी दुनिया में कि बाबुल मोरा नहर छूटो जाए, ये बाबुल उनका और ये जो बात है वो जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो सबके सामने वो ले गए, बाकायदा उनके साथ एक पूरा कारवां गया। नहीं, गिरफ्तारी हुई नहीं, मतलब झूठ है जो जिस तरह से जो कहा गया कि जूते नहीं पहने, नहीं बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। जो उन्हें ले जाया गया तो बहुत लोग थे उनके आसपास। 7 जनवरी 1856 को जब आउटरम वहां से लौट कर आया कलकत्ता से, गवर्नर जनरल से मिलके, तो उसने आके एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी ला के इनके सामने रखी और उस पर यह कहा था कि आज पर साइन कर दीजिए कि आज के बाद आप बादशाह नहीं हैं, आप बादशाह हैं केवल नाम के,
और आपको 12 लाख रुपए मिलते रहेंगे और आप यहाँ ऐश करते रहिए, और आपके बाद आपके किसी भी औलाद को ये खिताब, ये नाम नहीं मिलेगा, लेकिन 12 लाख रुपए मिलते रहेंगे। तो उस बात के ऊपर इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर साइन नहीं करेंगे, हमें ऐसा बादशाह नहीं बनना है। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी 1 महीने तक इस बात पर किया कि शायद कुछ सुधार हो जाए स्थिति में। जब नहीं हुआ तो उन्होंने अपने जो राजा बाल किशन और जो उनके बहुत लॉयल लोग थे उनको बुला के कहा कि देखो, एक बात बिल्कुल तय है कि मैं इस ट्रीटी पर दस्तखत नहीं करूँगा, और अगर कभी गलती से सोते में या मुझे ऊँघाई आ जाए, अगर गलती से मेरा हाथ इस पर चलने लगे तो मेरा हाथ पकड़ लेना। ऐसा आदमी कहना मुझे करना नहीं, चाहे मैं मर जाऊँ। और ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे मलका विक्टोरिया से, क्वीन विक्टोरिया से मिलने के लिए, और उसके बाद तैयारी करके यहाँ से 13 फरवरी को यहाँ से वो निकले। एक पूरा कारवां था। और यहाँ से निकले, पूरी डिटेल मौजूद है कि जो दरे दौलत कसरबाग का कहलाता है, वहाँ से रात में 8 बजे निकले और किस तरह अपनी माँ को लिया और माँ से कहा कि आप हमको दुआ दीजिए और आप पहले बैठिए इस हवादार के ऊपर, और फिर यहाँ से जाएंगे। और फिर वहाँ चले, और यहाँ से लेकर बनी तक लोग उनके पीछे दौड़ते वहाँ तक गए पहुँचाने के लिए। तो उसको ये कह दिया गया कि जूता नहीं था, हाँ, ये था, झूठा वो तो प्रोपेगेंडा भाई अंग्रेजों का था ही। सर एक बस एक आखिरी सवाल है, क्योंकि ये सवाल वहाँ आना ही था कि वाजिद अली शाह को एज अ क्रिएटिव पर्सन, तख्लीकी इंसान के तौर पर उनकी क्या खिदमत हैं हमारी सकाफत को, हमारे अदब को, हमारी कला को, संस्कृति को, अगर उस पर आप मुख्तसर कुछ बुनियादी चीज़ें बता। मैं आपको बताऊं, अभी एक बहुत बड़ा लेक्चर यहाँ शिया पीजी कॉलेज वालों ने हमारा किया था इसी के ऊपर, वाजिद अली शाह की अदबी खिदमत। तो मैंने उसमें ये कहा कि देखिए, ये इतना वास्ट, इतना बड़ा उन्वान है, टॉपिक है कि इसको ऊपर आधे घंटे में या 45 मिनट में होगा। हम इसको मुख्तसर यूँ कर सकते हैं कि हम क्लासीफाई कर लें उनकी कि उन्होंने क्या क्या लिखा। तो तकरीबन ये सुनने में आता है, कई जगह लिखा हुआ है कि तकरीबन 100 किताबें उन्होंने लिखी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तकरीबन 57 या 58 किताबें तो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने देखी, और इतनी वैरायटी है उसमें। आप ये देखिए कि फ़ारसी में उनकी महल खाना शाही, यानी अपनी यहाँ की ज़िंदगी पूरी उन्होंने लिखी है। एक एक चीज़ उसमें लिखी है कि मैंने जो रहस्य मंडली बनाई उसके लिए क्या किया, अपनी युवराजी के वक्त में जब मेरे वालिद अमजद अली शाह थे बादशाह, तब मैंने क्या किया, उसके बाद क्या किया, कितनी किताबें लिखी। बनी जो उनकी, जो उन्होंने आखिर में बिल्कुल लिखी है वहाँ जाके, उसमें उन्होंने अपनी सारी किताबों के नाम भी दिए। उससे ये पता लगता है कि उस शख्स की अदबी खिदमात को अलग अलग आकलन किया जाना चाहिए। यानी एक अच्छा नज़्मकार, एक अच्छा रचनाकार, एक ऐसा शख्स जिसके मरसिए बहुत हैं, पेटर्न, एक ऐसा शख्स जिसने मौसीकी पर 5-5 किताबें लिखी हैं, एक ऐसा शख्स जिसने कथक को एक ऐसी इज्जत बख्श दी कि उस समय के बड़े बड़े कथक के दीवाने उनके दरबार में आए, उनके पैर छूने लगे। मौसीकी को, म्यूज़िक को, कितने तो राग उन्होंने, राग और रागनियाँ, 6 राग और 36 रागनियाँ मशहूर थी, लेकिन उसके अलावा बहुत सी राग और रागनियाँ उन्होंने बनाई, वक्त के हिसाब से बनाई। उनका काम ये हाल हो गया था कि उनकी जो पहली बीवी थी आलम आरा, उनको देखकर वो भी कहने लगी थी। तो मौसीकी पर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका योगदान, उनका खिदमत अलग है। रहस्य जो है उनका, रहस्य यानी रासलीला, उस पर उनका अलग है। 3-4 उनके वो है। किस्सा राधा कन्हैया पहले है कहा, जब वो युवराज थे, जब शहजादे थे, उसके बाद उन्होंने 3 रहस्य किए, उस वहाँ किए जो उन्होंने कैसरबाग में बाकायदा इसी के लिए लंका कोठी बनवाई थी, वो स्टेज थिएटर था उनका, थिएटर। इसके अलावा मरसिया है, नज़्म है, और जो उर्दू की मुख्तलिफ, जिसको विभिन्न वो विधाएँ कहते हैं, मुख्तलिफ फ़न हैं, यानी रुबाई है और कता है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसको अलग अलग कहते हैं फ़न उर्दू में। उसके अलावा फ़ारसी में
तो कोई भी खतूत बहुत अच्छे हैं और उनके। हाँ, और उसके अलावा जो उन्होंने जिसको कहते हैं नस्र यानी प्रोज, जो प्रोज उन्होंने लिखी है वो लाजवाब है। प्रोज के दो हिस्से हैं उनके, यानी नस्र के जो कहते हैं नस्र के दो हिस्से। एक तो वो है जो उन्होंने बाकायदा किताबें लिखी हैं इस तरह की, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने महलात के बारे में, उस ज़माने के वक्त के बारे में। जवाब अवध ब्लू बुक, एक ब्लू बुक अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिखी, इनके ऊपर सारे इल्ज़ामात उस पर लगा दिए, इन्होंने उसका जवाब लिखा, लेकिन वो जवाब छप नहीं पाया, लेकिन वो आज भी लोगों के पास मौजूद है। उसके अलावा जो इन्होंने ख़त लिखे, यहाँ से बाहर लिखे या कलकत्ते से जो अपनी यहाँ बेगमात उन्हीं की बात, उनसे कुछ मेरी नज़र से गुजरे हैं। हाँ, बहुत अच्छे लिखे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि उनकी खिदमात किसी एक पैराए में कर पाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अदब के लिटरेचर के जितने भी फ़न हैं, जितने भी विभाग हैं, उसमें हर एक उनका योगदान है। आप एक को लेते जाइए, एग्जाम्पल दे दें, मिसाल दे दें, क्या करते हैं। आखिरी सवाल है जो बहुत छोटा सवाल है कि जो लखनऊ पर लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे वो आपसे पहले के हों, जिनको पढ़कर आप इस तरफ माइल हुए, आपकी अपनी पीढ़ी के हों, आपके बाद अब आप मुस्तकबिल में इन लोगों को नए लोगों में देखते हैं, इन तीनों को यानी अगर आप बता सकें कि कौन कौन लोग हैं, जिससे जो लोग सुन रहे हैं वो भी, उनको भी पता चले कि भाई इन लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर लखनऊ को जानना है तो इन किताबों को इन लोगों को पढ़ना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। देखिए, ये कहने को छोटा सवाल है, लेकिन ये बहुत मुश्किल सवाल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बुनियादी किताबें जो क्योंकि देखिए 3 कैटेगरीज हैं, मैं आपको बताऊं। अगर पहले तो आप इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए। एक जो है वो प्रो सिस्टम, यानी जो उस ज़माने में तरीक़ाकार था, जो वजारत थी, जो उनका वो था सिस्टम था रूल करने का, आवाम से मोहब्बत करने का, कुछ उसके फेवर में, कुछ उसके हाँ में किताबें लिखी गई, कुछ उसकी अपोजिशन में लिखी गई। बेसिक, बहुत बेसिक किताबें जो एक एंथुजियास्ट को पढ़नी चाहिए। हाँ, तो उसमें अंग्रेज़ी में, उर्दू में और हिंदी में भी काफ़ी हैं। उसमें आप अगर आजकल के लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो योगेश परवीन जी को पढ़ें, और पुराने लोगों को पढ़ना चाहते हैं तो रजब अली बेग सुरूर और रतन नाथ शशार, उन लोगों को पढ़ें। और मिडिल ऑर्डर के पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू में प्रोफेसर मसूद हसन साहब, इससे पहले कई और अब्दुल सत्तार साहब। और इंग्लिश में मैं ये कहूँगा कि ऑथेंटिक अगर आपको पढ़ना है तो पैलेस कल्चर ऑफ लखनऊ, अमीर हसन साहब रिटायर्ड IAS, वैनिशिंग कल्चर ऑफ लखनऊ, वही अमीर हसन साहब रिटायर्ड IAS। इसके अलावा जो कुछ अंग्रेज़ी में ऐसी किताबें लिखी गई हैं जो पुरानी शराब नई बोतल में फिर से, भटनागर साहब की जैसे किताब है अवध नाइट्स, बहुत से लोग हैं ऐसे। उसमें कुछ डॉक्टर वो भी हैं, लेडी आती हैं लंदन से यहाँ, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता कि आप उसको पढ़ें। तो उसको पढ़ने के बाद आपके दिल में एक तज़ब्ज़ुब का हालत, और एक जाफर हुसैन साहब की किताबें, मिर्ज़ा जाफर हुसैन साहब की कई किताबें हैं जो आपको मिडिल ऑर्डर की, यानी 19वीं सदी की लखनऊ के हालात वो मिल सकते। फिक्शन में देखना है तो नागर जी हैं, फिक्शन में नागर जी लाजवाब। मैं वही बता रहा हूँ, जो नाम याद आते जा रहे हैं। या गदर के फूल उनकी मशहूर किताब, बहुत अच्छी किताब है। वो एक किताब क्या, वो सर्वे है पूरा उनका। तो 19वीं सदी की अगर पढ़ना है हिंदी में तो वो है, और 20वीं सदी में 1900 कुछ में ये सब चीज़ें। और पुरानी में हमने आपको बताया रतन नाथ शशार और रजब अली बेग सुरूर वगैरह वगैरह। और आज में अगर हिंदी में पढ़ना है आपको तो योगेश जी को पढ़िए, और अपने ये अमृता नागर जी को पढ़िए। अभी जो सिलसिला है उसमें आप लखनऊ पर राइटिंग को या लिखने को या तहकीक को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, एक चीज़ जो है जो इस वक्त परेशान कुन है, जो मैंने अभी आपसे ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि जो परेशान कुन है बात ये कि इधर लखनऊ की तारीख़, तहज़ीब, इनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर लिखने वाले बहुत पैदा हो गए हैं और लिख रहे हैं और जोश में लिख रहे हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है
कि वो तहकीक नहीं कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें ही। हाँ नहीं उसमें भी अपने हिसाब से, जैसे अभी एक बच्ची का वो आया मैसेज हमारे पास, एक गेट का फोटोग्राफ उसने भेजा, कहा कि ये फेसबुक पर चल रहा है कि ये अकबरी गेट है। हाँ वो फोटो हमने भी देखी। हाँ मैंने कहा बिल्कुल नहीं, अकबरी गेट ये हो ही नहीं सकती। मैंने भी यही कहा। मैंने कहा ना तो ये कंस्ट्रक्शन उस पीरियड का है, हाँ, ना ये हो, क्योंकि उसके आसपास का भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हमने कहा वो तो अवध के नवाबी से पहले का कंस्ट्रक्शन है, वो 1560 के आसपास का है। हाँ, तो अकबरी गेट अकबर जहांगीर ने आके बनवाया था, सलीम जब आया था यहाँ, जब वो अकबर के पीरियड में यहाँ आया था तो उसने 2-3 चीज़ें बनवाई थी। और उसके जो अकबर के पीरियड से ताल्लुक वाजपेयियों का भी है, लेकिन वो बात हम कभी आपसे अगली बातचीत में करेंगे। बहुत ऑथेंटिक रिकॉर्ड है वो वाजपेयी का। हाँ तो वो है, लेकिन एक चीज़ जो सर तो नहीं कहेंगे चूँकि वो शरीफ आदमी है, लेकिन इसी बात से मैं इस बात को ख़त्म भी करूँगा, इस बातचीत को, कि रोशन तकी साहब की कुछ बहुत अहम किताबें हैं, जिसमें से अगर कोई एक किताब जो मुझे लगता है कि मैं सबको कहता हूँ कि पढ़ो, 1857 और लखनऊ, इस पर अगर आपको पढ़ना है, यानी 1857 तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने लिखा है, लेकिन लखनऊ के हवाले से अगर आपको मुस्तनद काम पढ़ना है तो सर की किताब है 1857 टू वॉर्स, वो आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा लखनऊ में जो भांडों और नक्कालों की परंपरा थी, उस पर सर की मिरासी भांड और नक्काल, सर का बहुत ज़बरदस्त काम है। इसके अलावा वाजिद अली शाह की कई किताबों को सर ने ट्रांसलेट किया है, कुछ पहले किया है, संगीत नाटक अकेडमी ने छापा है, कुछ अब सर कर रहे हैं जो आने वाली हैं। तो ये सारी किताबें जो हैं वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, ख़ास तौर पर 1857 वाली वो जो किताब है वो सबको पढ़नी चाहिए। और सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत इस शदीद गर्मी के बावजूद इतना बर्दाश्त किया और इतनी बातचीत हमसे की। लेकिन ये बातचीत हम फिर कभी आगे जारी रखेंगे, क्योंकि आपसे सिर्फ इतने में मन नहीं भरता। और अब तो ये अपने लिए भी बात नहीं है, अब ये एक जिम्मेदारी भी लगती है कि अगर मेरा आपसे ताल्लुक़ है और हम ये काम कर सकते हैं कि आपसे कुछ चीज़ें निकाल कर मंजर आम पर ला सकते हैं या लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सुन सकते हैं, तो फिर ये काम कर दिया जाए। नहीं बस एक बात आखिर में एक सेंटेंस में कह दूँ कि ये, या आप इसको मैसेज समझ लें या हमारी गुजारिश समझ लें कि काम कीजिए, लखनऊ के ऊपर, अवध के ऊपर काम करने के लिए बहुत अभी बाकी है, लेकिन रेफरेंस के साथ और तहकीक के साथ, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ ऐसी चीज़ दे के जाएँ कि वो पुरानी जो प्रोपेगेंडा है उसमें नॉलेज ले लें। सही बात है, और सही तारीख का उनको मालूम। सर ने ही हमसे ये बात बहुत, जब हम बहुत छोटे थे तब कही थी, हिमांशु कोई भी बात कहो हिस्ट्री से रिलेटेड अगर वो है तो उसको रेफरेंस के साथ कहो। अगर तुम्हें लगता है कि बात सही नहीं भी है तो जो रेफरेंस जहाँ से तुमको बात कह रहे हो वो ज़रूर लिख दो कि भैया हम नहीं कह रहे, ये यहाँ लिखा है। वो बात हमने फॉलो की हमेशा, कि जब हम बात करते हैं, वैसे तो हम किस लायक हैं बात करने के, लेकिन जब भी करते हैं तो रेफरेंस के साथ करते हैं। दूसरी बात, जब हम दास्तान लिखने लगे वहाँ ये बात बहुत काम आई कि जब दास्तानों के लिए रिसर्च करते हैं तब भी हम बाकायदा रिसर्च रेफरेंस के साथ उसको रिसर्च करते हैं। और वो बात हमेशा जो लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, ख़ासतौर पर जो इतिहास के करीब लिखते हैं, उनके लिए बहुत काम की है कि रेफरेंस के साथ लिखा जाए कभी भी जब बात की जाए, क्योंकि आज के दौर में इतना झूठ है इतिहास के नाम पर, और इतने बुरे मकसद से, कई बार बुरी नीयत से भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि उसमें अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है और विवेक नहीं है, अपनी एक तरीके की एक शऊर नहीं है कि आप इम्तियाज़ कर पाएँ क्या सही है क्या गलत है, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए रेफरेंस का बहुत ध्यान रखें। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपसे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।